गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने थियरी देखी थी स्टूडेंट। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कल मोमेंटम देखा, बराबर है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट थियरी देखने जा रहे हैं कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसके साथ में डिराइव द फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए। ये 4 मार्क का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर कंपलसरी आने वाला है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है कि भाई राइट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, second law of motion and derive the formula F is equal to ma, यानी कि फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 4 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट। बहुत सारे क्वेश्चन थे बट प्रेजेंट ईयर के लिए वो सब कोर्स में से क्या हो गए भाई, एक्सक्लूडेड हो गए। तो सबसे फर्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। कभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा है, जरा वो स्टेटमेंट है वो आपको 10 टाइम लिख देना, बराबर है। तो भाई जो स्टेटमेंट है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, स्टेटमेंट गलत लिखोगे तो पहले से मार्क कट जाएगी। इससे बेटर है जो स्टेटमेंट है उसको 10 टाइम लिख कर अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। तो भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है कि भाई द टाइम रेट चेंज इन अ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। द टाइम रेट चेंज in a momentum is directly proportional to the external force and the change in a momentum is in the direction of external force। यानी कि स्टूडेंट कल हम लोगों ने मोमेंटम देखा था। कभी मोमेंटम के अंदर जो टाइम रेट चेंज होगा वो एक्सटर्नल फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कभी मोमेंटम के अंदर जो टाइम रेट चेंज होगा वो टाइम रेट एक्सटर्नल फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड सेकंड नंबर जो मोमेंटम है, मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में होता है भाई, जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो उस डायरेक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, मोमेंटम होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा है कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट आपको 10 बार लिख कर अच्छे से क्या करना है स्टूडेंट, प्रिपेयर कर देना है। कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है द टाइम रेट चेंज इन अ मोमेंटम momentum, the time rate change in a momentum is directly proportional to the time rate change in a momentum is directly proportional to resultant external force and change in a momentum is in the direction of
एक्सटर्नल फोर्स। पर स्टूडेंट एग्जाम के अंदर आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखना हो तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका स्टेटमेंट है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। भाई द टाइम रेट चेंज इन अ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा? द टाइम रेट चेंज इन अ मोमेंटम is directly proportional to the resultant external force and the change in a momentum is in the direction of resultant external force। यानी कि स्टूडेंट मोमेंटम के अंदर जो चेंज होगा, मोमेंटम के अंदर जो टाइम रेट चेंज होगा वो एक्सटर्नल फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना एक्सटर्नल फोर्स जो ज्यादा उतना मोमेंटम भी क्या होता है स्टूडेंट? ज्यादा होता है। एंड मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में होता है? एंड चेंज इन अ मोमेंटम, आप फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम के अंदर चेंज होगा। वो मोमेंटम भी कौन सी डायरेक्शन में होता है भाई? जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम के अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट? चेंज होता है। क्लियर? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट कौन सा है ये अच्छे से प्रिपेयर करना है कि भाई द टाइम रेट, आप भी मेरे साथ में बोलने का ट्राई करोगे, द टाइम रेट चेंज इन अ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। ये फर्स्ट लाइन 3 बार बोलेंगे। चलो फिर से, द टाइम रेट चेंज इन अ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। फिर से, द टाइम रेट चेंज इन अ मोमेंटम is directly proportional to the resultant external force and चलो next statement, and the change in a momentum is in the direction of resultant external force। second statement फिर से बोलो, and change in a momentum is in the direction of resultant external force। अब पूरा स्टेटमेंट कंबाइन करके बोलो धीरे धीरे। भाई द टाइम रेट चेंज इन अ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन अ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। हो गया स्टूडेंट? चलो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, F इज इक्वल टू ma। तो सपोज स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है m मास का, तो भाई सपोज एक ऑब्जेक्ट है m मास का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी याद करो, मोशन नाम के चैप्टर के अंदर इनिशियल वेलोसिटी के लिए u सिंबल लिया था और फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने कौन सा सिंबल लिया था भाई? v सिंबल। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u और फाइनल वेलोसिटी मीन्स भी आप बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे तो जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सपोज, सपोज इनिशियल वेलोसिटी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट mass m, object with mass m is u। भाई एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? u। सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास m is u under the influence of, under the influence of some force F some force F at time t, its final velocity
टाइम टी को थोड़ा अलग कर दे, एट टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी became v। भाई कोई फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो भाई सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है भाई, सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास m इज u। कभी m मास का ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है स्टूडेंट, u है। कितनी है भाई, u। यानी सपोज द इनिशियल वेलोसिटी of an object with mass m is u under the influence of some force f at time t its final velocity became v। जरा सेकंड स्टेटमेंट फिर से बोलो तो भाई सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास m is u। फिर क्या है भाई, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स f आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकेम v। भाई एक m मास का ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, u। t कभी उसके ऊपर कोई फोर्स f एक्ट होता है, तो t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है स्टूडेंट, v हो जाती है। चलो ये दो स्टेटमेंट दिमाग में फिट हो गए। चलो फिर से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा था स्टूडेंट, तो द टाइम रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। फिर से जोर जोर से बोलेंगे तो भाई द चेंज इन द टाइम रेट चेंज इन मोमेंटम, द टाइम रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर स्टूडेंट। चलो सपोज इनिशियल वेलोसिटी of object with mass m is u under the influence of some force f after t time its final velocity became v। चलो सेकंड स्टेटमेंट फिर से बोलोगे। सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है भाई, तो भाई सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास m is u under the influence of some force f its final at time t its final velocity became v। स्टूडेंट मोमेंटम कल ही देखा, कभी मोमेंटम की डेफिनेशन कौन सी थी भाई, द प्रोडक्ट ऑफ कौन सा था भाई, p is equal to mv। कभी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। देखो स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के दो मोमेंटम आएंगे। एक मोमेंटम कौन सा, इनिशियल मोमेंटम, दूसरा मोमेंटम कौन सा भाई, फाइनल मोमेंटम। तो भाई ऑब्जेक्ट के यहाँ पर दो मोमेंटम बनेंगे, एक इनिशियल, तो भाई मोमेंटम की डेफिनेशन कौन सी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के दो मोमेंटम बनेंगे, एक मोमेंटम कौन सा भाई, इनिशियल मोमेंटम, दूसरा मोमेंटम कौन सा भाई, फाइनल मोमेंटम। तो क्या लिखेंगे, भाई इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, PI। क्या बोलेंगे, I फॉर इनिशियल। कभी इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट PI इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, m यानी कि मास कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी स्टूडेंट, u। यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट
पी आई इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट एम यू, क्योंकि एम मास और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी स्टूडेंट यू। सेम फाइनल मोमेंटम, कभी फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसको क्या लिखेंगे पी एफ, एफ फॉर फाइनल, कभी पी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मास तो एम रहेगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है v, यानी कि क्या बनेगा भाई एम वी। अगर आप ये लिख पाए आपका 90% काम कंप्लीट हो गया। चलो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर से वो आपको लगेगा सर तो घड़ी घड़ी स्टार्टिंग से ले जा रहे, बट थियरी जो है फिजिक्स की थियरी ऐसे ही प्रिपेयर होती, समझते जाते हैं फिर से क्या करते जाते हैं भाई रिवाइज करते जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर से 90% थियरी आपको प्रिपेयर हो जानी चाहिए। चलो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट कौन सा था, तो द टाइम रेट चेंज इन अ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एंड द चेंज इन अ मोमेंटम is in the direction of resultant external force. Suppose initial velocity of an object with mass m is u under the influence of some force f. It's under the influence of some force f. After t time, its final velocity became v. इसके ऊपर से ऑब्जेक्ट के दो मोमेंटम लिखेंगे, कभी इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट पी आई इज इक्वल टू एम यू, फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट पी एफ इज इक्वल टू एम वी। ये दोनों को याद रखना है, जहां पर पी एफ है वहां पर एम वी रखेंगे, पी आई आई वहां पर क्या रखेंगे एम यू। अब क्या लिखेंगे भाई चेंज इन मोमेंटम, कभी चेंज इन मोमेंटम, देखो इधर है द टाइम रेट चेंज इन मोमेंटम, कभी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या है, इसको डेल्टा बोलते हैं, ट्राइंगल नहीं, क्या बोलते हैं भाई जो चेंज होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी एफ लिख पाओगे। फर्स्ट कौन सा, कभी इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट पी आई इज इक्वल टू एम यू। सेकंड नंबर फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट पी एफ इज इक्वल टू एम वी। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टी टाइम इज इक्वल टू क्या होगा भाई डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। क्लियर। चलो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, second law of motion, according to Newton's second law of motion, F यानी कि फोर्स वेराइज डेल्टा पी अपॉन टी। अब यहां से याद रखोगे ये जो सिंबल है वो कौन सा सिंबल है, वेराइज का सिंबल, कभी F वेराइज डेल्टा पी अपॉन टी। अब जरा इधर नजर करो स्टूडेंट, डेल्टा पी इज इक्वल टू तो क्या होता है पी एफ माइनस पी आई। अब देखो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ वेराइज डेल्टा पी अपॉन टी। चलो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, पी एफ माइनस पी आई रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा एफ वेराइज पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। अब जरा उससे एक स्टेप ऊपर जाओ, देखो पी एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम वी, पी आई इज इक्वल टू क्या होता है एम यू। सब कुछ यहाँ से ही रखना है। कभी फर्स्ट क्या लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन
एफ वेराइज डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पी एफ माइनस पी आई। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। चलो पी एफ की भी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है, मैंने बोला था कि ये दोनों को भी याद रखना है। पी एफ यानी कि कितना है भाई? एम वी, और पी आई यानी कि कितना है भाई? एम यू। यहाँ पर वैल्यू रख दे तो एफ वेराइज एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। और अब क्या करेंगे स्टूडेंट? ये जो वेराइज निकालना हो, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में मैथ्स में शायद से 8-11 नंबर का एक चैप्टर पढ़े हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें वेराइज वाले सम आते थे। वेराइज को निकालना हो तो कोई कांस्टेंट के रखना पड़ेगा। चलो जरा देखो, ये आपने जो फॉर्मूला रखा एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। मैथमेटिक्स आता है, फैक्टराइजेशन चैप्टर हम लोग पढ़े, स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया पॉलिनोमियल में कॉमन निकालने का। ये दोनों में से m कॉमन निकलता है, और वेराइज को रिमूव करे तो क्या रखना पड़ेगा? m इज इक्वल टू k। अब ये वेराइज निकाला तो इक्वल टू का सिंबल, और क्या हो जाएगा? कांस्टेंट k। ये दोनों में से m कॉमन निकलता है, कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ तक पहुंच पाओगे? चलो फिर से कभी न्यूटन सेकंड लॉ, ये बाहुबली पार्ट 1 हुआ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा था? कभी द टाइम रेट चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the resultant external force, and the change in a momentum is in the direction of the resultant external force। चलो सेकंड स्टेटमेंट कौन सा था बच्चे लोग? कि भाई सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास m is u, and after under the influence of some force f, after time t, its final velocity became v। फिर से suppose initial velocity of an object with mass m is u, under the influence of some force f, after time t, its final velocity became v। चलो फिर क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट pi is equal to mu। फिर क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट pf is equal to mv। और फिर क्या लिखेंगे? कभी चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टाइम t is equal डेल्टा p इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। देखो इसको तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये डेल्टा पी तक 5 बार पहले लिख डालो, बराबर है? ये जो डेल्टा पी है बाहुबली पार्ट 1, यहाँ पर 5 बार लिख डालो। फिर ये जो पोर्शन आया उसको 5 बार लिख डालो, और थर्ड पोर्शन को 5 बार लिख डालो। अपने आप थियरी प्रिपेयर हो जाएगी। चलो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? अब थोड़ा आगे बढ़े, क्या लिखेंगे? According to Newton's second law of motion, F varies delta। यहाँ से पहले यहाँ तक 5 बार लिख डालो, फिर ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से दूसरा जो बचा वो 5 बार लिख डालो। क्लियर? क्या लिखेंगे? According to Newton's second law of motion, F varies delta P upon T। अब देखो डेल्टा P यानी कि क्या होगा भाई? pf माइनस पी आई अपॉन टी। चलो pf की वैल्यू भी इधर प्रेजेंट है, सब कुछ यहां से लिखना है। तो क्या लिखेंगे? कभी mv माइनस mu अपॉन टी, और ये वेराइज को निकालना है तो आपको कोई कांस्टेंट k रखना पड़ेगा। ये दोनों में से m कॉमन निकलता है, m कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या आया भाई? v माइनस u अपॉन टी। अब स्टूडेंट मोशन चैप्टर में वो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किए थे, वो याद करो। तो भाई v माइनस u अपॉन टी ये तो किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो क्या लिखेंगे? कभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ acceleration
according to the definition of acceleration, v minus u upon t is equal to क्या होगा स्टूडेंट a, यानी कि ये जो हमारे फॉर्मूला में v minus u upon t आया, ये तो किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। याद आता है कि भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रखते हैं हम लोग? a is equal to v minus u upon t। तो चलो v minus u upon t के बदले में यहाँ पर a रख सकते हैं, तो f is equal to क्या बनेगा स्टूडेंट हमारा? kma। तो भाई ये जो v minus u upon t है, इसके बदले में हम लोग क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट? a। तो f is equal to क्या होगा भाई? kma। बट हमें तो क्या डिराइव करना है? f is equal to मा। जो फोर्स लगाती है वो माँ ही लगा सकती है, पप्पा भी लगा सकते नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? कभी here the unit of force is selected such a way that the value of k can be taken as a 1। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? फोर्स का यूनिट जो हमें सिलेक्ट करना है वो ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसके कारण ये जो k है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 1। अब ये k के बदले में 1 रखे तो हमारा फॉर्मूला f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma, यानी कि डिराइव हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? डिराइव हो गया। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का? यहां से क्या दिखा? कभी अकॉर्डिंग टू द, ये बाहुबली पार्ट 3 है, कभी यहाँ तक बाहुबली पार्ट 1 बराबर है, फिर यहाँ से यहाँ तक बाहुबली पार्ट 2 और यहाँ से यहाँ तक बाहुबली पार्ट 3। प्रिपेयर करना हो अच्छे से तो पहले बाहुबली पार्ट 1 5 बार लिख डालो, फिर बाहुबली पार्ट 2 5 बार लिख डालो। बाहुबली पार्ट 3 हमने नया पिक्चर बना दिया, बस आपने और मैंने, हम सब लोगों ने मिलकर बाहुबली पार्ट 3 बना दिया। यहाँ तक बाहुबली पार्ट 3 5 बार लिख डालो और फिर पूरे क्वेश्चन को 1 टाइम लिख डालो। सबको सारे पिक्चर को फेविक्विक से ज्वाइन करके फिर से लिख डालो। हो गया स्टूडेंट? चलो फिर से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा था? कभी द टाइम रेट चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the resultant external force and the change in momentum is in the direction of the resultant external force। फिर क्या है भाई? सपोज the initial velocity of an object with mass m is u under the influence of some force F for time t, its final velocity became v। चलो फिर क्या लिखेंगे? कभी इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट pi is equal to mu। फिर क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट pf is equal to mv। और फिर क्या लिखेंगे? change in a momentum after time t delta p is equal to pf minus pi। क्लियर यहाँ तक? चलो फिर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f वेराइज डेल्टा p अपॉन t। अब देखो डेल्टा p की वैल्यू यहाँ से लिखनी, कब f वेराइज pf माइनस pi अपॉन t। ये pf और pi है, इनकी वैल्यू यहाँ से लिखनी है। तो f वेराइज mv माइनस mu अपॉन t बराबर। यहाँ तक तो पहुंच गए। अब क्या करेंगे? इनमें से कॉमन भी निकालना है, वेराइज को भी रिमूव करना है। तो f इज इक्वल टू क्या लेंगे? k, m कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या आया भाई? v माइनस u अपॉन t। अब स्टूडेंट क्या होगा भाई? ये बाहुबली पार्ट 2 हो गया,
but according to the definition of acceleration, v minus u upon t is equal to a, acceleration a। अब ये v minus u upon t के बदले में यहाँ पर a रखे तो f is equal to क्या होगा भाई, कामा kma। f is equal to क्या होगा भाई, कामा kmf। k को रिमूव करना है क्योंकि हमें तो f is equal to मान लाना है, तो क्या लिखेंगे, here the unit of force is selected such a way that the value of k can be taken as a 1 और यहाँ पर k की वैल्यू 1 हो गई तो f is equal to क्या हो गया भाई, मा। और लास्ट में एक स्टेटमेंट है तो भाई सो या तो दो the resultant external force is a product of mass and acceleration ma। तो डेफिनेशन कौन सी है, लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्लियर स्टूडेंट, बोलो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव कर पाओगे। तो अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, लाइक हमने देखा था तो भाई विच न्यूटन्स ऑफ लॉ इज नोन एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, तो कौन सा लिखा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर दूसरा क्वेश्चन था विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, उसमें भी आंसर कौन सा था भाई स्टूडेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर से फोर्स की आपको वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू मा, उसके ऊपर से फोर्स की वैल्यू मिलेगी और वैल्यू को साइंस की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव द मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू मेजरमेंट ऑफ फोर्स, कि भाई विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आंसर कौन सा आएगा स्टूडेंट, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो 5 बार लिख कर अच्छे से प्रिपेयर कर देना है। 26 डेट को जो आप एग्जाम फेस करने वाले हो, इसके अंदर एक क्वेश्चन कंपलसरी पेपर के अंदर प्रिंटेड हो चुका है, आपके हाथ में पेपर है, फिर आप मुझे बोलना कि सर आप सही बोल रहे थे, F इज इक्वल टू हमारी मम्मी यानी कि माँ पेपर के अंदर आ गई, बराबर है। चलो स्टूडेंट कंप्लीट, अब डिराइव कर पाओगे। चलो हमारी लास्ट थियरी है चैप्टर की, इंपल्स ऑफ फोर्स, बराबर है। सबसे लास्ट थियरी हमारी इंपल्स ऑफ फोर्स, वो देख लेते हैं कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। चलो इंपल्स ऑफ फोर्स, तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ इंपल्स ऑफ फोर्स, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। कभी इंपल्स ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, कभी 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 आप क्रिकेट मैच खेलते हो और बैट्समैन ने जोर से बॉल को हिट किया और आप कैच कर देते हो, तो आपके हाथ के अंदर क्या होती है, कभी कभी इंजरी होती है। क्या होती है भाई, इंजरी। वो इंजरी को क्या बोलते हैं भाई, फोर्स की इंजरी की, इसको बोलते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंपल्स ऑफ फोर्स। इसकी डेफिनेशन है कभी द प्रोडक्ट ऑफ, कभी इंपल्स ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम पीरियड
the time period for which force acting on it is called impulse of force. सपोज इतनी लंबी डेफिनेशन याद न रहे तो शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। इतने तो याद रहेंगे ना, लिख डालो अगर आपको लिखनी है तो। शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन कौन सी? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। मेरी डेफिनेशन कौन सी है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम पीरियड फॉर विच फोर्स इज एक्ट ऑन इट इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। यानी फोर्स और जितने टाइम के लिए फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है वो दोनों की जो प्रोडक्ट है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंपल्स ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंपल्स ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स और जितने टाइम पीरियड तक, जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट होता है वो दोनों की जो प्रोडक्ट है, यानी कि फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंपल्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो जरा आप डेफिनेशन बोलोगे व्हाट इज इंपल्स ऑफ फोर्स? तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम पीरियड फॉर विच force is act on it is called impulse of force. बोलो what is impulse of force? तो the product of force and the time period for which the force acting on it is called impulse of force. यानी कि फोर्स और टाइम पीरियड की जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंपल्स ऑफ फोर्स बोलते। चलो जरा फिर से डेफिनेशन बोलो। तो डेफिनेशन कौन सी? तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम पीरियड फॉर विच फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। एक अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी, ये डेफिनेशन लिखिएगा। और अगर आपको नहीं आते तो शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं भाई? इंपल्स ऑफ फोर्स, इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। Therefore, I is equal to क्या बनेगा भाई? फोर्स का F, टाइम का T, पर T क्या हुआ भाई? FT। I is equal to 30 बराबर है। ये इसका फॉर्मूला बन गया। और इसका ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट है तो भाई किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड रेज़ टू -1। या तो इंपल्स ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट कौन सा है भाई? NS, न्यूटन इंटू सेकंड। तो भाई इंपल्स ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट दो याद रखोगे, इनमें से कोई एक पेपर में आने वाला है। इंपल्स ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट कौन सा? किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड रेज़ टू -1। या तो कौन सा भाई? न्यूटन इंटू सेकंड, NS बराबर है। इसका एग्जाम्पल देखिए। तो भाई स्टूडेंट आप लोगों ने अभी IPL मैच चल रही है, IPL के अंदर जो प्लेयर है बहुत अच्छे अच्छे कैच करते हैं, बट जो नजदीक में प्लेयर खड़े रहते वो सर्कल के अंदर जब भी वो कैच करते एकदम शॉर्ट कैच आए वो अपने हैंड को पीछे ले जाते। देखा है आप लोगों ने? सीधे कभी हैंड को ले जाकर कैच करते नहीं है, वो ऑलवेज कैसे कैच करते हैं भाई? जब भी कैच आए अपने हैंड को वो कहां पर ले जाती है भाई? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा करके वो क्या करते?
जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है उसको क्या करते हैं भाई, डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। अभी हम लोगों ने देखा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F वेराइज डेल्टा पी अपॉन टी। यानी क्रिकेट की मैच के अंदर एक फील्डर कैच करने के बाद अपने हैंड को कहां पर ले जाता है भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा करके वो क्या करता है स्टूडेंट, तो भाई यहाँ पर कैच आया, पकड़ के पीछे ले गया कि उसने कैच करने का जो टाइम है वो टाइम को क्या कर दिया भाई, इंक्रीज किया। यहाँ पर कैच करेगा, कैच को करके पीछे ले जाएगा तो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। F इज इक्वल टू कौन सा है भाई, अब समझो इधर डेल्टा पी अपॉन टी के अंदर अगर टी की वैल्यू यानी कि टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। क्योंकि फॉर्मूला कौन सा है भाई, डेल्टा पी अपॉन टी, टी इंक्रीज हुआ तो डेल्टा पी को टी से डिवाइड करेंगे, कभी टाइम इंक्रीज हुआ तो डेल्टा पी को टी से डिवाइड करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। लाइक समझो पहले यहाँ पर नीचे टी के बदले में 1 सेकंड और हाथ आप पीछे ले गए, उसके बदले में 4 सेकंड हो गए। क्या हो गई भाई, 4 सेकंड। लाइक पहले आंसर ऊपर आपका 1 आता था, 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 आता था, बट 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, 0.25। यार कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया। और जिसके कारण प्लेयर है वो अपने आप को, प्लेयर है वो क्या करेगा भाई, अपने आप को इंजरी से क्या कर पाएगा भाई, प्रोटेक्ट कर पाएगा। याद रहेगा फर्स्ट एग्जांपल कि भाई क्रिकेट की मैच के अंदर बॉल को कैच करने के बाद जो प्लेयर है वो प्लेयर अपने हैंड को कहां पर ले जाता है भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन। कभी ऐसे करके कैच नहीं करता है, ऑलवेज कैच करने के बाद कहां पर ले जाता है, अपने हैंड को पीछे। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, तो वो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी के अंदर टाइम टी को इंक्रीज करता है। और टाइम टी इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू फॉर्मूला के अंदर रखेंगे तो जो फोर्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। यहां से कैच करेगा, बॉल जोरदार लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, टाइम इंक्रीज हुआ, फोर्स क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया। यानी कि अपने आप को इंजरी के सामने वो क्या कर सकता है भाई, प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लियर। सेकंड नंबर, कराटे की गेम के अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं, कभी कुछ चीजें तोड़ देते हैं, जब भी उसको वो तोड़ते हैं तो क्या करते हैं भाई, धीरे करके हिट नहीं करते, एकदम सडनली हिट करते। तो भाई कराटे की गेम के अंदर जब भी वो प्लेयर ब्रिक्स को तोड़ता है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स को तोड़ेगा तो ऐसे मरे मरे नहीं मारता है उसके ऊपर, मरे मरे उसके ऊपर हिट नहीं करता है। कैसे हिट करता है, एकदम सडन हिट करता है। यानी कि सडनली हिट करेगा तो वो क्या करेगा भाई, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी के अंदर डेल्टा पी को वो इंक्रीज करता है, मोमेंटम को इंक्रीज करता है। कब भाई मोमेंटम को इंक्रीज करेगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। और विदाउट इंजरी वो ब्रिक्स को इजीली क्या कर सकता है भाई, तोड़ सकता है। फिर से समझो कि भाई कराटे की गेम के अंदर जो प्लेयर है वो क्या करता है भाई, ब्रिक्स को एकदम तोड़ता है, बट जैसे ही तोड़ता है वो एकदम सडन उसके ऊपर हिट करता है, मरे मरे हिट नहीं करता है। क्या करता है भाई, एकदम सडन हिट करता है। सडन हिट करके टाइम को कम कर दिया, इसको कम कर दिया, टाइम को डिक्रीज कर दिया, मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया। अब मोमेंटम इंक्रीज हुआ, टाइम कम हो गया तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज होगी। और ब्रिक्स विदाउट इंजरी, प्लेयर को कोई इंजरी नहीं होगी और ब्रिक्स है वो क्या होगी भाई, ब्रोकन डाउन हो जाएगी। तो बोलो इम्पल्स ऑफ फोर्स की शॉर्ट नोट ऑफ पेपर में लिख पाओगे। यहाँ पर स्टूडेंट प्रेजेंट व्यू से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आज जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।